प्रोफेसर हरगोपाल, मसूद साहब, नदीम साहब और आप लोग सभी जो इकट्ठा हुए हैं, सलाम, जिंदाबाद। मैं मानता हूं कि 1950 में हम वी बिकेम अ रिपब्लिक, एक लोकतंत्र हमारा 1950 से शुरू हुआ था। वो जो सफ़र रहा है हमारा, वो शायद आज सबसे ख़तरनाक मोड़ पे खड़ा है। और हम कह सकते हैं कि संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए, कुछ आज़ादी दी। वो जो आज़ादी थे वो एक बार पहले भी हमसे छिने, और वो था इमरजेंसी के दौरान। लेकिन इमरजेंसी से भी एक बहुत तरीक़ों से ज़्यादा ख़तरनाक वक्त है, 3-4 कारणों से। एक के कम से कम वो घोषित था, उसकी शुरुआत थी, उसका अंत भी उसमें निहित ही था। अधिकार छीने गए थे। डिसेंट की जो बात है और उसके बारे में और बात करूंगा। सबसे ज़्यादा वो अधिकार हम भारत के लोगों से छीना गया था। लेकिन उस वक्त और आज के वक्त में एक तो वो ये अघोषित है, इसका कोई अंत दिख नहीं रहा है, और दूसरी बात यह है कि वो आज की जो अघोषित इमरजेंसी है वो सिर्फ हमारे डिसेंट की आज़ादी हमसे वापस नहीं ले रही, नफ़रत का माहौल भी इस देश में फैला रहे हैं। मज़हब की आज़ादी, माइनॉरिटीज़ की आज़ादी, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान का एक मूल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात है वो फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी का जो हिंदी शब्द है वो बहुत खूबसूरत है, वो है बंधुता, कि हम अलग मज़हब के हो सकते हैं, हम अलग जाति के, भाषा के, जेंडर के, अमीर गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम इस सब के बाद भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, मेरे आपके पैरों पे जंजीर होंगे, मेरी आज़ादी मुझसे छीन गई है। वो है फ्रेटर्निटी, वो है बंधुता। आपके पहलू खान के पीठ पे चाबुक लगे, मेरे पीठ पे दर्द उठे। आपके सीने में दर्द हो, मेरे आंखों से आंसू निकले। वो है बंधुता, और वो सबसे ज़्यादा आज खतरे में है। तो ना सिर्फ हमारी आज़ादी, असहमति की आज़ादी, विरोध की आज़ादी हमसे कई तरीक़ों से, और उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा, लेकिन ये आज़ादी कि हम कहें कि बस हम मोहब्बत के साथ आपस में रहें, वो सबसे बड़ा अपराध आज हो गया है। और मेरे खिलाफ आज इतने केसेस हैं कि मैं ये सारी उम्र तो जेल में गुजार ही सकता हूँ, और अगर एक और ज़िंदगी होगी तो वो भी मैं जेल में गुजार सकता हूँ, इस तरह का। और अपराध यही है कि मैं कह रहा हूँ कि हम लोग संविधान के मूल्यों के अनुसार आज़ादी की लड़ाई में जो कल्पना की गई थी इस देश का, कि ऐसा देश बनाएंगे जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस भगवान को माने या उस अल्लाह को माने या किसी को ना माने, आप हर तरह के बराबर के नागरिक हैं, बराबर के इंसान हैं, और हम लोग बंधुता के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जीवन बसर करेंगे, ऐसा हमारी सामाजिक व्यवस्था होगी। उस पे खतरा है,
उस पे वार है और उसको उसका विरोध करना, उस ये जो वैकल्पिक उन लोगों की कल्पना है इस देश के लिए, उसके विरोध में खड़ा होना और संविधान की रक्षा में खड़ा रहना आज अपराध है। ये खतरा पहली इमरजेंसी में नहीं था। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि आज सबसे खतरनाक वक्त है। हमारे इस लोकतंत्र को, जिस तरह का लोकतंत्र हम मान रहे हैं, और प्रोफेसर साहब ने कई बातें कही, एक अगर बीजेपी पूरे वोटों के साथ, पूरे सीटों के साथ अगर वापस आती तो संविधान नहीं बचता, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी जो चुनाव अभी संपन्न हुए हैं वो शायद इस देश का सबसे, आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि एक तरह से हम अपनी संविधान की रक्षा में लोगों को चुनना था। अजीब स्थिति बनी है, एक जीत भी है जो हार से दिख रही है, और जो ऑपोजिशन जो हारी है वो जीत जैसा लग रहा है। लेकिन मैं पिछले 2 महीनों में देख रहा हूँ जो खतरे खड़े हुए थे वो कम नहीं हुए, बल्कि कुछ तरीकों से बढ़े हैं। जो लिंचिंग का जो दौर इन 2 महीनों में पड़ा है वो कई पहले के महीनों में ही बहुत बढ़ गया था, लेकिन उस सब को बढ़ाते हुए देश के हर कोने में हेट क्राइम्स हो रहे हैं। एक बहुत क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी जो मूल हमारी जो विचार है, कल्पना इस देश के लिए, वो जारी रहेगा। आरएसएस में आप औपचारिक रूप से, आप सरकारी सेवा में रहते हुए आप आरएसएस के सदस्य हो सकते हैं, ये फैसला हुआ है। मैं मानता हूँ बहुत खतरनाक फैसला है। मैं सरकार में रहा हूँ, और जब जैसे सांप्रदायिक हिंसा होती है या जातिगत हिंसा होती है, जो ज़िला मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी है उसके दिल में हम लोग वादा संविधान की रक्षा करते हैं जब हम सर्विस में आते हैं। अगर उनके दिल में वही नफ़रत है जो आरएसएस प्रसारित कर रही है या प्रचारित कर रही है 100 सालों से, अगले साल उनके पूरे 100 साल हो जाएंगे। और अधिकारी अब खुल के और जज दोनों खुल के उस विचारधारा को मानने का सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं, और सरकारी पद में और न्यायालय में अपना पद रख सकते हैं। ये फैसला भी हमने अभी देखा है। और सिविल सोसाइटी में हम कुछ लोगों को, सरकार कुछ ज़्यादा ही, मुझे लगता है हमें बहुत श्रेय दे रहे हैं कि हमारे कारण से ही ये पूरा हवा बदली है। ऐसा नहीं है, लेकिन वो मान रहे हैं, और इस कारण से हम 8-10 लोगों के खिलाफ वो जो केसेस मैंने देखा है कि 2 दिन मतलब वोटिंग का रिज़ल्ट आ जाया था, 2 दिन के अंदर मेरे खिलाफ नए मतलब नोटिसेस अलग अलग संस्थाओं से आने लगे। मुझे लगा कि 2 दिन निकल गए, कुछ तो और प्राथमिकताएं आपकी होनी चाहिए। लेकिन बहुत क्लियर है कि ना मज़हब की आज़ादी, माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन, और ना ही डिसेंट के लिए जगह ये सरकार छोड़ना चाहती है। और इसलिए जो आप APCR ने जो ये बातचीत रखी है बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। लंबी बातचीत हो सकती है, और मैं बहुत लंबी बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहना चाह रहा था कि लोकतंत्र जिंदा है, उसका मतलब उसके मापदंड क्या हैं। मुझे लगता है कि एक तरफ
और नाज़ी जर्मनी से हमने ये सीखा कि हम कई बार कहते हैं कि लोकतंत्र इज़ द विल ऑफ द मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी चाहती है वो होगा, वो लोकतंत्र है। लेकिन नाज़ी जर्मनी का जो उदाहरण अगर हम याद करें तो हमने देखा कि अगर आप वो मानते हैं तो उसमें और आप फांसीवाद में और नरसंहार में उस रास्ते में चल पड़ेंगे। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज़ फर्स्ट द डिफेंस ऑफ एवरी माइनॉरिटी, द स्मॉलेस्ट वीकेस्ट माइनॉरिटी, उनके अधिकार जब तक सुरक्षित नहीं होंगे लोकतंत्र नहीं होगा। और दूसरा मुझे लगता है यही बात जो more than even just the freedom of dissent, I would say freedom of conscience. मुझे अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने का अधिकार होना चाहिए और मेरे ज़मीर के अनुसार अपनी बात रखने का हक मुझे होना चाहिए। और सरकार की योजनाओं से, घोषणाओं से मैं असहमत हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से मैं वो बात रखने का अधिकार रखता हूँ और प्रदर्शन भी कर सकता हूँ, विरोध भी कर सकता हूँ। आई थिंक पता नहीं किन्होंने कहा था कि जब संसद सुन्नी हो जाती है, आई थिंक राम मनोहर लोहिया, तो सड़कों में आवाज़ उठना लाजमी है, नहीं तो लोकतंत्र वहाँ समाप्त हो जाता है। और जो आखिरी बात प्रोफेसर हरगोपाल ने कही थी कि आज अगर लोकतंत्र बचाने के लिए कोई एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी से हमारी अपेक्षाएं हैं, कुछ हद तक पूरी हो रही, कुछ हद तक नहीं। लास्ट डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी हम और आप हैं। एक बार फिर मैं नाज़ी जर्मनी की बात इतना कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत गहराई से उसको समझा है और मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली कोई मौका हो मुझे देश भर में बस नाज़ी जर्मनी की बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको जितना गहराई से मैंने जब अध्ययन किया मुझे लग रहा था कि वहाँ की बात नहीं हो रही है, हमारे देश की बात हो रही है एक एक स्टेप में। पर नाज़ी जर्मनी से एक जो मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ों को सीखा, लेकिन एक बात जो सीखा कि हम लोग मानते हैं कि नाज़ी जर्मनी, देखिए एक कत्लेआम हुआ यहूदियों का, 60 लाख यहूदियों का, और बहुत वक्त नहीं लगा। हिटलर एक इलेक्शन से इलेक्ट हुए थे, उनको 33% वोट आए थे, जैसे मतलब, और वो पावर में नहीं आते अगर लेफ़्ट और सेंटर इकट्ठा होकर उनका विरोध करते। वहाँ से शुरुआत, लेकिन तब से और उनकी जब हार हुई और उन्होंने सुसाइड किया, सिर्फ 12 सालों में एक समाज जो अपने आप को सबसे सभ्य समाज मानते थे, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़, कंपोज़र, राइटर, थिंकर सब जर्मनी के थे, और उसमें ज़्यादा यहूदी थे। जर्मन यहूदी 1% से भी कम उनकी आबादी में हिस्सा थे, और नोबेल प्राइज़ में 40% जो उस देश में वो उनका वो कंट्रीब्यूशन भी रहा। लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये सब हुआ एक शैतानी किस्म के आदमी थे, हिटलर, उनके कारण से। जो मैं समझ पाया हूँ जर्मनी को बहुत गहराई से देखने के बाद, कि हिटलर कुछ नहीं कर पाते, आम लोग जिम्मेदार हैं। आम लोग जिम्मेदार थे उस नरसंहार में, वो शामिल हुए थे, कई तरीक़ों से शामिल हुए थे। इनफैक्ट फौज तो युद्ध लड़ रही थी। ये 60 लाख यहूदियों का मारना फौज का भी काम नहीं था, नागरिकों का काम था। इसलिए हम और आप लोकतंत्र की रक्षा भी कर सकते हैं, और हम और आप चाहें
तो नरसंहार में भागीदार भी हो सकते हैं। और इस देश में मैं दोनों किस्म के लोग देख रहा हूँ। मैं ऐसे लोग जो नफ़रत का इस तरह का समर्थन कर रहे हैं कि वो एक वक्त नरसंहार तक पहुँच सकता है, और ऐसे लोग भी खड़े हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और मोहब्बत और बराबरी का समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आम नागरिक क्यों है, उसके बारे में थोड़ा कहना चाह रहा हूँ। लोकतंत्र की एक रचना की गई थी, संविधान की रचना जब की गई थी तो हम लोगों ने सोचा था कि बहुत सारे लाइंस ऑफ डिफेंस होंगे। ये जो आखिरी अंतिम सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा, अगर मैं मानता हूँ कि वो लोकतंत्र का सार है। गांधी जी के मरने के कुछ उनके मारे जाने के कुछ महीने पहले उन्होंने लिखा था कि मैं एक आपको ताबीज़ देता हूँ, जब भी आप दुविधा में हो कि सही रास्ता क्या है, सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब इंसान को याद करिए जिससे आपने कभी भी आपका वास्ता पड़ा हो, और सोचिए कि जो हम करने जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी क्या उससे बेहतर होगी कि नहीं। तो उसी सोच से मैं कह रहा हूँ कि अगर लोकतंत्र उस अंतिम व्यक्ति की बेहतरी का रास्ता है, तो उसकी रक्षा इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे तरीके बनाए थे कि एक तो जो ज़रूरी थे, एक तो संसद था, और संसद का हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि संसद होते हुए भी अब ये सारे जो नए कानून बने हैं उस पर थोड़ी सी भी बहस ना हो, तो इसलिए उन्होंने पता नहीं 170 MPs को निकाल दिया उसी हफ्ते में, और फिर बिना डिबेट के आप एक पूरा पूरी एक नई न्याय व्यवस्था ला रहे हैं। उसका कहीं लोगों के बीच में बहुत लंबी बातचीत के बाद ही निकलना चाहिए था। हाँ, सुधार होने चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अचानक ले आए उसको। संसद में कोई भी जिस तरह का एक पूरा प्रक्रिया होता है, कमिटीज़ बनती हैं, विचार विमर्श होता है। इनफैक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज एट द अदर एक्सट्रीम। वो हर चीज़ में मिनिस्ट्री कमेटी बनाते थे, ये कमेटी बनाते, पार्लियामेंट्री कमेटी बना कि बहस हो। लेकिन तभी तो संसद को उन्होंने बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया है। ये एक बदलाव नए चुनाव के बाद है कि एक आवाज़ कम से कम वहाँ से निकलने लगी है, लेकिन उनको कितना अधिकार होगा कि वो, जैसे मान लीजिए कि ये कानून को रोकने के लिए संसद असमर्थ रह गया है। उसके बाद जुडिशरी की बात थी, तो जुडिशरी से हम लोग कभी कभी अच्छे फैसले निकल आते हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला निकल आया और बहुत कुछ उससे उजागर भी हुआ, लेकिन 5 साल से हमारे देश के ऐसे इंसान जो नैतिक रूप से, दिमागी तौर पे, दिल और दिमाग के तौर पे हमारे हीरोज़ होने चाहिए, वो 5 सालों से जेलों में बंद हैं, BK 16 में, और दिल्ली के दंगों के बाद, और उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। ये न्यायालय एक तरह से CAA के खिलाफ बहुत सारे पिटिशन्स हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा है। बहुत सारे मामलों में जो माइनॉरिटीज़ के मामलों में रक्षा नहीं हो रही है। और मैं एक पर्सनल अनुभव उदाहरण के तौर पे देना चाह रहा था। डिटेंशन सेंटर्स, असम में डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए
जहाँ पे पहले तो जो एनआरसी का हमें ये समझना ज़रूरी है कि एनआरसी और ये कोर्ट के आदेश से और उनकी सहमति से हुआ। मान लीजिए कि हैदराबाद में एक चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो सरकार का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है कि वो सबूत इकट्ठा करें और इकट्ठा करके कहें कि हमारा सबूत है कि प्रोफेसर हरगोपाल ने ही उसका नेतृत्व किया है, और फिर वो सबूत न्यायालय के सामने रखेंगे और न्यायालय का ये फ़र्ज़ है कि वो मानेंगे कि प्रोफेसर हरगोपाल ने वो नहीं किया है जब तक सरकार ये साबित नहीं कर पाए बियॉन्ड एनी डाउट कि इन्होंने किया। ये एक पर जो एनआरसी का प्रोसेस है जो आपको समझना ज़रूरी है, वहाँ उल्टा दिया। वो एक तरह से कह रहे हैं कि हम तो मान रहे हैं कि हैदराबाद का हर व्यक्ति ने उस डकैती में भाग लिया है, अब आप साबित करो कि आपने नहीं किया। बेसिकली नागरिकता जिससे आपके सारे अधिकार आते हैं, जो संविधान ने आपको जो अधिकार दिए हैं वो आपकी नागरिकता, आप इस देश के नागरिक हैं। तो उनका ये कहना है कि ये नहीं है कि हमें शक है कि फलां व्यक्ति नहीं है और हम उसका सबूत इकट्ठा करेंगे, कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट मानेगी कि वो नागरिक है जब तक आप सिद्ध नहीं कर पाएँ कि वो नागरिक नहीं है। वो एक लीगल मतलब एक रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करता हुआ एक तरीका है। पर उन्होंने ये क्या किया कि हम तो मान रहे हैं कि सब नहीं है, कोई भी नागरिक नहीं है। अब आपके ऊपर भार है कि आप ऐसे दस्तावेज इकट्ठा करें जो 70 साल पुराने हैं और ऐसे देश में जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं, जहाँ आपको साबित करना होगा। और उस प्रक्रिया में अब जैसे मान लीजिए कि औरतें हैं और दुख की बात है वहाँ औरतों को ना स्कूल में प्रायः भेजा जा रहा है और 13-14 साल की उम्र में अब ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट है ना स्कूल सर्टिफिकेट है। पहला सर्टिफिकेट है जो उनकी शादी का है, पर वो ये नहीं साबित करता है कि वो तो फॉरेनर भी हो सकती है, शादी हो। उनके माँ बाप कौन हैं ये साबित डॉक्यूमेंट वो कहाँ से लाएंगे। मेरा अपना परिवार रावलपिंडी के हैं, मैं नहीं साबित कर पाऊँगा अगर मुझसे पूछा जाए। तो वो उन्होंने कहा कि अब आप साबित करिए कि आप नागरिक हैं। और बहुत ही तकलीफ़ का दौर चला और आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिटेंशन सेंटर में रख देंगे। डिटेंशन सेंटर भी कैसा डिटेंशन सेंटर, जो जेल में भी डालना इतना बुरा नहीं होता। जेल के अंदर उन्होंने एक और हिस्सा बना लिया है जो जेल के अंदर जेल है। और एक तरह से और महिला यहाँ है, जो शौहर है वहाँ है, औरत यहाँ है, बच्चे बाहर हैं, और आपके पास आज कागज़ नहीं है तो कभी भी नहीं होंगे। और ऑब्वियसली और एक तरीका होता है कि अगर आप कह रहे हैं आप बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेश आपको ले, लेकिन बांग्लादेश कहते हैं कि ये पहले हमें बताओ वो कहाँ कैसे बांग्लादेशी हैं, और हैं नहीं तो ना बांग्लादेश आपको लेंगे ना आपको बाहर निकलने का कोई तरीका हो। तो एक तरह से आपका उम्र कैद हो गया ऑफ अ जेल विद इन अ जेल। तो मतलब इतना बड़ा अन्याय था और इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ था। इंटरनेशनल लॉ में कहते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तो मैक्सिमम आप 3 महीने तक उनको हिरासत में रख सकते हैं, कभी जेल में नहीं रख सकते, परिवार को अलग नहीं कर सकते, ये सारे इंटरनेशनल लॉ। लेकिन हमने कुछ नहीं माना। तो किसी स्टेज पे ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुझे कहा कि पता नहीं कैसे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे स्पेशल मॉनिटर फॉर माइनॉरिटीज़ बने। मैंने कहा आप चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा पहला शर्त है कि मेरा पहला जो मिशन होगा
वो डिटेंशन सेंटर के अंदर होगा, क्योंकि किसी को भी इजाज़त अब तक नहीं मिली है। तो बहुत उन्होंने, पर फाइनली मैं डिटेंशन सेंटर के अंदर गया और जो वहाँ हालात देखे, मतलब जैसे महिला 170 महिलाएं लगभग इतना इस कमरे में जितना है, वो 5 साल 7 साल तक उससे निकले नहीं, मतलब एक आंगन तक भी बाहर नहीं जा सकती हैं। और 10-1 मिनट में उनको लगा कि आदमी कोई आया है जो हमारी बात सुन रहा है। तो एक किस्म का वो जो रुदाली होता है ना, जब कोई मरता है तो वो ऐसे मतलब नीचे करके ऐसा रोना शुरू किया, मैं उम्र भर नहीं भूल पाऊँगा उनका वो रोना। एनीवे मैं बाहर निकला तो मैंने रिपोर्ट बनाई और कहा कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है, उनको आप नहीं रख सकते ऐसे। NHRC ने कहा हम इनका ये रिपोर्ट तो हम सरकार को भेज ही नहीं सकते। क्यों? सरकार नाराज़ हो जाएगी। मैंने कहा मुझे तो यही मालूम था कि NHRC का काम है कि सरकार को वो खुश रखे, तो नहीं, हम नहीं भेजेंगे, किसी हालत में नहीं भेजेंगे। फिर मैंने कहा फिर मैं रिज़ाइन कर लूँगा और फिर मैं एक स्वतंत्र नागरिक फिर से हूँ, तो मैं इसको पब्लिक कर दूँगा। मैंने पब्लिक वही किया, पब्लिक किया। मैंने सोचा देश भर में बहुत लोग दुखी होंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ UN में थोड़ा बहुत बातचीत हुई, फिर यहाँ कुछ खास हुआ नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करूँ? फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किए। तो जस्टिस रंजन गोगोई उस वक्त चीफ जस्टिस थे, मैं नाम से कह रहा हूँ। उन्होंने फाइल देखी और कहा कि बस 1000 लोग ही हैं डिटेंशन सेंटर में, 50,000 क्यों नहीं हैं? तो लोगों ने वहाँ बताया कि अब ऐसा डर हो गया, आप सोच रहे हैं कि सबका, और मैं कह रहा हूँ नैतिक तौर पे मेरे कारण से मैंने इंटरवेंशन किया, मेरे कारण से एक नया इंसान चला जाए तो मेरा ज़मीर तो इसको कैसे मंजूर करे। तो फिर मैं अपने लॉयर प्रशांत भूषण जी थे, मैंने कहा कि अब क्या रास्ता है? तो एक ही रास्ता, मैंने कहा कि मैं तो फिर चीफ जस्टिस को कहूँगा कि आपने एक तरह से साबित किया कि आपने अपना प्रेजुडिस खुद दिखाया, इसलिए आपको अपने इस केस से रिक्यूज़ होना चाहिए। तो हमारे वकील भी कहे कि आप करना चाहते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे कल फिर से इनके सामने खड़ा होना है, फिर क्या तरीका है? मैंने कहा आप मुझे डिसमिस कर दिए वकील से के नाते, और आप कहें कि मैं ही लड़ूंगा खुद केस, वैसे ही मैंने किया। और उनके सामने फिर जब खड़ा हुआ तो 45 मिनट तक बहस चली। पर मैंने शुरुआत वहीं से की कि मैं जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड के पास आता हूँ इंसाफ की खोज में, पर सही इंसाफ में कहता हूँ, ट्रू जस्टिस इज ऑलवेज टेम्पर्ड विद कंपैशन, मतलब रहम और इंसाफ, जब आप इंसाफ दे रहे हैं, रहम, और मुझे वो रहम दिखी नहीं जब मैंने ये पूरी कहानी आपको बताई, और आपको वो रहम नहीं, और आपने कहा 1000 लोग ही क्यों हैं, 50,000 क्यों? वो बहुत नाराज़ हुए, मुझे तो लगा वो सीधा कंटेंट के लिए भेजने वाले हैं। तो आखिर मैंने कहा कि मैं तो रिक्यूज़ नहीं होऊंगा, आपको मैं रिक्यूज़ करता हूँ, जो कानून में नहीं है कि आप मेरे सामने आप खड़े नहीं हो सकते। पर फाइनली इस सब के कारण से उन्होंने फिर आदेश पारित किया कि 1 साल 2 साल के बाद वो जा सकते हैं। तो इस मैं कह रहा हूँ कि हम वी कैन नॉट रिलाई on parliament because parliament has been so weakened. We cannot rely on the judiciary because it is not reliable. कभी कभी फैसले दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, और माइनॉरिटीज़ के मामले में बहुत कम दे रहे हैं, जो ऐसे फैसले जिससे हम तो किस पे हम यकीन करें? मीडिया के बारे में तो बात करना भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स, यूनिवर्सिटीज़ को आपने बिल्कुल, मतलब जो अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं वो भी बचा नहीं है। फिर कौन बचा है? संविधान के पहले शब्द क्या हैं? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ही तो बचे हैं।
नहीं, हम भारत के लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया। और कौन थे वो भारत के लोग? वो नहीं जो संविधान सभा में थे, वो भी नहीं जो उस वक्त जिंदा थे देश में। मैं मानता हूँ कि हम भारत के लोग, मतलब वो लोग जो पीढ़ियों से पहले आए हैं उस वक्त थे, और जो पीढ़ियाँ उसके बाद आई हैं, हम सब हम भारत के लोग हैं। और अगर हमें इस संविधान की आज़ादी को बचाना है, ज़मीर की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, और अगर हमें संविधान का मूल जो आत्मा है, जो बंधुता है, मोहब्बत है, उसको बचाना है, तो और कोई नहीं कुछ करेगा आपके लिए। हम हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और इतिहास ये सवाल पूछेगा। नाज़ी जर्मनी में के बाद मैं देख रहा हूँ एक आध जो पहला जो 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 पहली पीढ़ी आए वो बिल्कुल डिनायल में थी, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्होंने ये किया। फिर उनके बच्चे आए, वो पूछने लगे कि उस वक्त आपने क्या किया। और फिर उनके बच्चों के बच्चे पूछ, और परिवार टूट के, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये था कि हम शामिल थे। तो आगे के पीढ़ियां हमसे भी पूछेंगे उस वक्त आपने क्या किया, हम भारत के लोग ने क्या किया। और हम और आपको तय करना होगा कि हम क्या जवाब अपने बच्चों को देंगे। एक मोहब्बत बराबरी के देश की रक्षा में हमारी क्या जिम्मेदारी, हमने क्या जिम्मेदारी निभाई, ये आपको तय करना होगा, मुझे तय करना होगा। जिंदाबाद।